पहले हम ये जानेंगे कि फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है, क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन अगर आपको समझ में आ गया तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि C4 प्लांट क्यों बने हैं। ये मेन कारण था C4 प्लांट के बनने का, तो ध्यान से सुनिएगा। याद करिए, कल हमने एक बात पढ़ी थी, हमने पढ़ा था कि इस रुबिस्को के पास में दोनों तरीके की एक्टिविटी है। ये ऑक्सीजनेज एक्टिविटी भी कर सकता है और कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी भी कर सकता है। और ये जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हैं, इन दोनों की ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड की, इसके साथ में जो बाइंडिंग होगी वो कॉम्पिटिटिव है, और अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन CO2 की कंसंट्रेशन से ज्यादा हो जाए तो ऐसी कंडीशन में रुबिस्को क्या करेगा, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी करना शुरू कर देगा। मतलब ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड करना शुरू कर देगा, ऐसा ही हो रहा है। और अगर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बराबर है, अगर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बराबर है तो यही रुबिस्को क्या करेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ के कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी करेगा। तो ये उस गैस का कंसंट्रेशन डिसाइड करेगा सेल में कि रुबिस्को किसके साथ बाइंड करना है। मीन्स अगर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से बराबर है तो रुबिस्को की ज्यादा एफिनिटी किसके लिए है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। लेकिन अगर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा हो जाता है तो ये रुबिस्को क्या करेगा, ये रुबिस्को ऑक्सीजन के साथ बाइंड करना शुरू कर देगा या ऑक्सीजन के लिए एक्टिविटी शो करेगा, जिसे हम लोग ऑक्सीजनेज एक्टिविटी नाम देते हैं। और अगली बात यहाँ पे ये है कि कल हम लोगों ने एक बात पढ़ी थी, मतलब मैं एक काम कर रहा हूं, यहाँ पे कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी करके दिखा रहा हूं, मैं कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी को करके दिखा रहा हूं। तो कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी में क्या हुआ, सबसे पहले ये RuBP नाम की 5 कार्बन की शुगर है, और ये जो RuBP 5 कार्बन की शुगर है, इसके साथ में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आके जुड़ रहा है और इसकी बाइंडिंग को फैसिलिटेट कर रहा है रुबिस्को। कार्बन डाइऑक्साइड और RuBP की बाइंडिंग को रुबिस्को फैसिलिटेट कर रहा है। तो यहाँ पे कार्बन भी एक कार्बन लेके आया, 5 कार्बन पहले से थे, तो 2 मॉलिक्यूल 3-3 कार्बन के बन गए, कल हम लोगों ने पढ़ा। और इस 3 कार्बन के मॉलिक्यूल को हम लोगों ने फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कहा था। और ये जो 2 मॉलिक्यूल 3-PGA या फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के बने, इन्होंने आगे चल के क्या किया, रिडक्शन किया, और रिडक्शन में 2 काम हुए, 2 ATP और 2 NADPH को खर्च किया गया, जिसमें से 2 ATP को तो फॉस्फोराइलेशन के लिए, इसमें से फॉस्फेट निकाल लिया तो ADP बच गया, और वो फॉस्फेट ट्राइओस फॉस्फेट में जोड़ दिए गए, और NADPH को यूटिलाइज कर लिया रिडक्शन करने में कार्बन डाइऑक्साइड को, जिसकी वजह से यहाँ पे 2 NADP बच गए। और यहाँ पे एक कार्बन आया और ये वापस रीजनरेशन हो गया, इसका यहाँ पे वापस रीजनरेशन हो गया, और इस रीजनरेशन में भी एक ATP को खर्च किया गया और एक ADP बना दिया गया। अब ये जो पहला स्टेप हुआ था, इसे हमने नाम दिया था कार्बोक्सिलेशन। जो दूसरा स्टेप हुआ यहाँ पे, उसे हमने कह दिया रिडक्शन, और तीसरा स्टेप हुआ रीजनरेशन। लेकिन देखिए यहाँ पे जो स्टेप चल रहा है, ये सारे स्टेप आपको पता होंगे किसके थे, C3 साइकिल के। ये सारे स्टेप किसके हैं, C3 साइकिल, कल पढ़े हम लोग। तो एनर्जी खर्च हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये साइकिल बार बार चलने की वजह से ये कार्बन यहाँ पे इकट्ठे होते चले जा रहे हैं, और अगर कार्बन इकट्ठे होते चले जा रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है आगे चल के ग्लूकोज की या सुक्रोज की सिंथेसिस करवाएंगे। तो जैसे आप लोग मेहनत कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, और आपके मार्क्स अच्छे आए तो उसमें कोई परेशानी थोड़ी है। अगर आप अच्छा पढ़ रहे हो
और आपका रिजल्ट भी आ रहा है, तो आप क्या कहोगे, ठीक है मैं सेटिस्फाइड हूँ, मेरे को जितना हार्डवर्क मैंने किया उसके लिए मुझे उतना ही रिजल्ट मिल रहा है। मतलब यहाँ पे मैं जितनी एनर्जी खर्च कर रहा हूँ मुझे आउटपुट के तौर पे यहाँ पे कुछ ना कुछ मिलता चला जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, रिलेट करना चीजों को, ये क्यों बता रहा हूँ अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। इस बहुत सारे बच्चे ये कह रहे होंगे दिमाग में सीधी साइकिल दोबारा क्यों बता रहा है, कारण क्या है इसको बताने का, कारण अभी पता चल जाएगा क्यों बता रहा हूँ मैं। सपोज करो कहीं पे ट्रॉपिकल कंडीशन है, ट्रॉपिकल में भी ड्राई ट्रॉपिकल कंडीशन। अगर आप लोगों ने ज्योग्राफी को ढंग से पढ़ा हो तो आप एक चीज जानते होंगे, ये अर्थ है, अर्थ पे जो सेंटर पे पास हो रहा है इसे इक्वेटर कहते हैं, बहुत अच्छे से जानते हो आप। इक्वेटर पे पड़ने वाले जो रीजन्स हैं उन्हें हम लोग ट्रॉपिकल रीजन नाम देते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, तो ये पूरा ट्रॉपिकल रीजन है जी। ट्रॉपिकल रीजन से उस तरफ बढ़ोगे तो टेम्परेट रीजन आ जाएगा, और ज्यादा कोने पे चले जाओगे तो पोलर रीजन आ जाएगा। तो कोई प्लांट है जो ट्रॉपिकल कंडीशन में ग्रो कर रहा है, और अगर वो ट्रॉपिकल कंडीशन में ग्रो कर रहा है तो आप लोग एक बात और जानिए, भाई इस अर्थ के ऊपर जो सनलाइट सबसे ज्यादा गिरती है वो इक्वेटर पे गिरती है। अब इस बात का सबूत क्या है, इस बात का सबूत ये है कि पोलर रीजन पर ठंडा इलाका क्यों रहता है, इतना ठंड क्यों रहती है, सनलाइट का एक्सपोजर कम है, इसी वजह से वहां पे माइनस में टेम्परेचर पहुंचा रहता है। तो अगर सनलाइट ज्यादा गिर रही है इस इक्वेटर पे, और इक्वेटर पे आने वाला जो रीजन है वो ट्रॉपिकल है, तो ऐसी कंडीशन में दिक्कत ये होगी कि आप लोग एक बहुत अच्छे से बात जानते हो, आप लोगों ने अभी पढ़ी भी है लेटेस्ट, वाटर का फोटोलाइसिस जो सनलाइट ही कराता है, स्प्रेडिंग ऑफ वाटर। तो अगर सनलाइट ज्यादा है तो वाटर स्प्लिट हो रहा है, और अगर वाटर स्प्लिट हो रहा है तो ऑक्सीजन भी लिबरेट होगी, ऑब्वियस सी बात है, पानी टूटेगा तो ऑक्सीजन निकलेगी। तो अगर ज्यादा सनलाइट है मतलब लाइट इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, या टेम्परेचर ज्यादा है, या टेम्परेचर ज्यादा है, उसकी वजह से ज्यादा फोटोलाइसिस होगा। और अगर ज्यादा फोटोलाइसिस होगा तो ज्यादा ऑक्सीजन लिबरेट होगी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी, जितनी ज्यादा लाइट उतना ज्यादा फोटोलाइसिस, जितना ज्यादा फोटोलाइसिस उतना ज्यादा ऑक्सीजन। अब वापस आ जाओ इस रूबिस्को के ऊपर, क्या बताया था, जब रूबिस्को के साथ में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की बाइंडिंग कॉम्पिटिटिव है, और अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन CO2 से ज्यादा होती है तो ये रूबिस्को अपना जो रुख है वो बदल लेगा, मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ना बाइंड करके क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा। अब ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा तो क्या दिक्कत है, उस पॉइंट पे आते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, रूबिस्को की ऑक्सीजनेज एक्टिविटी की बात कर ले रहे हैं। अब ऑक्सीजनेज एक्टिविटी की बात होगी तो क्या होगा, उस बात को ध्यान से सुनिएगा। RUBP एज यूजुअल प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर 5 कार्बन कीटोन शुगर। अब की बार ऑक्सीजन ज्यादा है सेल के अंदर तो रूबिस्को कार्बोक्सिलेशन तो नहीं करवा पाएगा, ऑक्सीजनेशन ही होगा क्योंकि इसकी ऑक्सीजनेज एक्टिविटी होगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वहां पे ज्यादा फोटोलाइसिस हो रहा है तो ज्यादा ऑक्सीजन सेल के अंदर प्रेजेंट है। तो रूबिस्को अब की बार क्या करेगा, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो करेगा, और ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो करने के कारण यहां पे क्या हो रहा था, ये 5 कार्बन
इस एक कार्बन के साथ मिलके 2 कंपाउंड बना रहे थे जो 3-3 कार्बन के हुआ करते थे, ऐसा ही था। तो यहाँ पे एक भी कार्बन नहीं है ऑक्सीजन के अंदर, तो यही 5 कार्बन का कंपाउंड क्या करेगा, एक कंपाउंड बनाएगा जो 3 कार्बन का होगा और एक कंपाउंड बनाएगा जो 2 कार्बन का होगा। जो 3 कार्बन का कंपाउंड बनेगा उसे फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कहेंगे और जो 2 कार्बन का होगा उसे फॉस्फोग्लाइकोलेट कहेंगे। पीजे तो हो गया फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और पीजी हो गया फॉस्फोग्लाइकोलेट। अब क्या होगा, रिडक्शन होगा। अब रिडक्शन होगा तो रिडक्शन करने के लिए एक कार्बन एक्स्ट्रा होना चाहिए था इसके पास, क्योंकि 5 के 5 कार्बन तो वापस रीजनरेट होंगे नहीं होंगे, लेकिन रिडक्शन में जो एनर्जी पहले खर्च हो रही थी वो उतनी होती रहेगी। यहाँ पे जो एनर्जी खर्च हो रही थी वो एनर्जी खर्च होती रहेगी। और अब की बार यहां पे कोई कार्बन नहीं बचेगा, क्योंकि जो 5 के 5 कार्बन हैं, ये 5 के 5 कार्बन क्या हो जाएंगे, रीजनरेशन होगा। 5 के 5 कार्बन का वापस रीजनरेशन होगा, क्योंकि इन्हें फिर से आरयूपीपी बनाना है, फिर से साइकिल कंटिन्यू करवानी है। और इस स्टेप में फिर से एक एटीपी का यूटिलाइजेशन यहां हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। अब ये साइकिल कितनी भी बार चलती चली जाए, कितनी भी बार चलती चली जाए, कार्बन यहाँ पे 0 ही रहेंगे। और अगर कार्बन 0 ही रहेंगे तो कोई ग्लूकोज की सिंथेसिस हो पाएगी यहाँ पे, नहीं हो सकती। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को मैं बोल रहा हूं कि एक वेस्टफुल प्रोसेस है, जिसमें आउटपुट कुछ नहीं निकल रहा। मतलब आप बहुत मेहनत कर रहे हो, पढ़ रहे हो, रिजल्ट में आपके 0, 3.5 नंबर आए तो बुरा हाल, तो आपकी वो मेहनत करना बेकार। तो ऐसे ही प्लांट के लिए, प्लांट ने लाइट रिएक्शन करके इतनी सारी एनर्जी को बनाया, लेकिन वो एनर्जी डार्क रिएक्शन में आके बिना किसी मतलब के खर्च हुए जा रही है। और एक और गलती हो रही है इसमें, जो प्लांट के पास थोड़ी बहुत कार्बन डाइऑक्साइड थी भी, वो प्लांट के सेल से बोल रही है भाई मेरा तो जब तुम यूज ही नहीं कर रहे जा रहे हो, तो जो रिमेनिंग CO2 वो भी सेव हो गई सेल से। और ऑक्सीजनेज एक्टिविटी की वजह से ये वेस्टफुल प्रोसेस हुआ, और इसी वेस्टफुल प्रोसेस को हम फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फोटो रेस्पिरेशन, जिसमें कोई भी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन ना हो और जबरदस्ती एनर्जी खर्च होती चली जाए। यहां तक की बात क्लियर है। अब इसी प्रॉब्लम को एनकाउंटर करने के लिए अडेप्ट हुए C4 प्लांट। मतलब कहने का यह है कि C4 प्लांट की सबसे पहली खास बात यह होगी कि जहां पे भी ड्राई ट्रॉपिकल कंडीशन है, जहां पे नॉर्मल टेम्परेचर 35 से 40 डिग्री सेल्सियस रहता है, वहां पे आपको C4 प्लांट ओकेशनली उगते हुए मिल जाएंगे। और C4 प्लांट के 4 एग्जांपल्स हैं जो आपके एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए हैं। सबसे पहला है मेज, एमेरंथस, सोरगम, ठीक है, ये और शुगर केन, ये 4 एग्जांपल हैं। शुगर केन, मेज, सोरगम और एमेरंथस, ये 4 एग्जांपल्स हैं। एटलीस्ट ये आपको याद होने चाहिए जो C4 प्लांट के एग्जांपल दिए हुए हैं। तो अब आ जाते हैं वापस C4 प्लांट के ऊपर और C4 साइकिल के ऊपर। C3 साइकिल तो हम लोग कल कवर कर चुके हैं, लेकिन अगर आपको याद हो तो मैंने एक बात और बताई थी कि प्लांट कोई भी हो, C3 साइकिल यूनिवर्सल है। चाहे वो प्लांट C4 भी क्यों ना हो, उसके अंदर भी C3 साइकिल होगी, बताया था आपको। उस बात को अपने दिमाग में रखिएगा। और अब आगे की बात सुनिए। देखिए, C4 प्लांट वो प्लांट है जो अडेप्ट हुए हैं ग्रो करने के लिए ड्राई ट्रॉपिकल कंडीशन में, जो अडेप्ट हुए हैं ग्रो करने के लिए ड्राई ट्रॉपिकल कंडीशन में, उन्हें हम C4 प्लांट कहते हैं। इनके एग्जांपल्स
मेज, सॉर्गम, शुगरकेन और एमेरेंथस। ये 4 एग्जांपल्स हैं जो C4 प्लांट के आपको याद रखने हैं। अच्छा, अगर ड्राई ट्रॉपिकल कंडीशन है तो ऑब्वियस सी बात होगी कि ये ग्रो कर सकते हैं जहां पे हाई टेम्परेचर होता हो, हाई टेम्परेचर होता हो, हाई लाइट इंटेंसिटी भी होती हो, और हाई टेम्परेचर कितना होता हो, 35 से 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता हो। और ऑब्वियस सी बात है, जहां पे ज्यादा टेम्परेचर है वहां पे ज्यादा लाइट भी होगी, और जहां पे ज्यादा लाइट होगी वहां पे ज्यादा फोटोलाइसिस ऑफ वाटर भी होगा। क्लियर है मेरी बात आपको सभी को? ये तो रही बात C4 प्लांट की। अब इस साइकिल को C4 साइकिल क्यों कहा गया? जैसे हम लोगों ने कल बात की थी, C3 साइकिल का नाम क्यों पड़ा, उसे केल्विन साइकिल क्यों कहा? तो जिस तरीके से C3 साइकिल को हम केल्विन साइकिल कहते हैं, इसी तरीके से C4 साइकिल को हम हैच एंड स्लेक पाथवे कहते हैं। इसी तरीके से हम इस C4 पाथवे को या C4 साइकिल को हैच एंड स्लेक पाथवे कहते हैं। इन दोनों का रीजन क्या है? तो देखो, हैच एंड स्लेक कहने का मकसद यहाँ पे ये है कि दो ऑस्ट्रेलियन बॉटनिस्ट थे जिनका नाम हैच एंड स्लेक था, जिन्होंने इसे पहली बार स्टडी किया था, जिन्होंने पहली बार इसे स्टडी किया था, इसी वजह से उनको नाम मिल गया हैच एंड स्लेक पाथवे। और C4 साइकिल इसलिए नाम रखा गया, जिस तरीके से C3 साइकिल में फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो था, वो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड 3 कार्बन का फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन रहा था, इसी तरीके से यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनता है इस साइकिल में, वो 4 कार्बन का बना होता है, और उस 4 कार्बन से बने हुए कंपाउंड को हम लोग नाम देते हैं ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। और ये जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है, ये इसका पहला स्टेबल कंपाउंड है, जिस वजह से इसको नाम दिया गया है C4 साइकिल। मेरी बात यहां तक क्लियर है सभी को? अब इन प्लांट्स के अंदर क्या होता है, C4 प्लांट की खास बात क्या है? C4 प्लांट की खास बात यह है कि इनके अंदर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। C3 प्लांट फोटो रेस्पिरेशन कर सकते हैं, बने ही इसलिए फोटो रेस्पिरेशन से बचने के लिए। तो ये 2 काम कर सकते हैं, एक तो ये प्रिवेंट कर सकते हैं फोटो रेस्पिरेशन को, दूसरा ये टोलरेट कर सकते हैं हाई टेम्परेचर को, और तीसरा ये डबल फिक्सेशन कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, ये डबल फिक्सेशन कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। तो इनके फीचर ये 3 हैं जिस वजह से ये बने। अब इन्होंने इस सारी चीजों को करने के लिए, इन सारी चीजों को करने के लिए कुछ ना कुछ तो अपने अंदर भी बदलाव लाया होगा। तो जैसे सपोज करो आप एक गैर जिम्मेदार स्टूडेंट से एक जिम्मेदार स्टूडेंट बनना चाहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपको कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे जिम्मेदार स्टूडेंट बनने के। तो इसी तरीके से भाई, जब प्लांट C3 थे जो फोटो रेस्पिरेशन कर रहे थे, जो वेस्टफुल प्रोसेस था, फालतू में कुछ नहीं हो रहा था, बेमतलब जिंदगी काट रहे थे, तो उन्होंने जब C4 बनने की कुछ सोची होगी, तो अपने अंदर कुछ ना कुछ तो अंदर चेंज लाए होंगे। तो इन्होंने क्या बदलाव करा, इन्होंने अपनी लीफ एनाटॉमी को बदल लिया। C4 प्लांट्स ने अपनी लीफ की एनाटॉमी को बदल लिया, और लीफ की एनाटॉमी जो इन्होंने नई बनाई, उस एनाटॉमी को क्रेंज एनाटॉमी नाम देते हैं। इनकी जो नई लीफ एनाटॉमी C4 प्लांट के पास में होती है, उस अलग टाइप की लीफ एनाटॉमी को हम क्रेंज एनाटॉमी कहते हैं। अब ये क्रेंज एनाटॉमी का मतलब क्या है, और मैं लिख दे रहा हूं, ये स्पेशल लीफ एनाटॉमी है जो केवल C4 प्लांट्स के अंदर मिल सकती है। C4 प्लांट कौन? फॉर एग्जांपल याद कर लीजिए। अब ये क्रेंज एनाटॉमी में क्या होगा, तो याद करिए आप एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तुम याद कर लो, हमारे दिमाग में नहीं है इतनी जगह।
याद करने की। तो हम लोगों ने जब लीफ को पढ़ा था तो उसमें वस्कुलर बंडल्स भी प्रेजेंट थे। तो क्रेन्स एनाटॉमी में क्या होता है, जो भी लीफ के अंदर वस्कुलर बंडल्स होते हैं, वस्कुलर बंडल्स होते हैं, मतलब जाइलम और फ्लोएम वाली जो एक बंडल है, उस वस्कुलर बंडल को सराउंड करने के लिए कई लेयर की कुछ सेल्स होती हैं, कई लेयर की कुछ सेल्स होती हैं, और ये जो सेल्स इस वस्कुलर बंडल को सराउंड कर रही हैं, इन्हें हम बंडल शीथ सेल कहते हैं। इन्हें हम बंडल शीथ सेल कहते हैं, जो वस्कुलर बंडल को सराउंड कर रही है। और इन बंडल शीथ सेल को सराउंड करने के लिए, इनको सराउंड करने के लिए बेटा एक और सेल्स हैं जो नॉर्मली सारे प्लांट्स में होती हैं, जिनमें फोटोसिंथेसिस होता चला आ रहा था, मीसोफिल सेल। तो इन्होंने क्या किया, अपनी लीफ एनाटॉमी इस तरीके से डेवलप की कि दो तरीके की सेल्स इन्होंने डेवलप करी। वस्कुलर बंडल को सराउंड करने वाली सेल वस्कुलर जो बंडल सेल कह दिया, और जो उनको सराउंड कर रही थी उन्हें मेसोफिल कह दिया। C3 प्लांट के अंदर केवल और केवल मेसोफिल सेल्स हैं जो फोटोसिंथेसिस करेंगी। तो अब ये दोनों सेल्स का क्या इन्वॉल्वमेंट था, कैसे करती थी, क्या था, तो इस बात को ध्यान से सुनिएगा। इसके ऊपर नीट में भी क्वेश्चन बना हुआ है इसके अरेंजमेंट के ऊपर, और हो सकता है भविष्य में भी कई बार क्वेश्चन इसकी एनाटॉमी को लेके आ जाए, डेफिनेटली आ सकता है। तो यहाँ पे क्या था, मैंने आपको बताया कि इनकी जो लीफ एनाटॉमी थी, या जिसे मैंने क्रेन्स एनाटॉमी कहा, इस क्रेन्स एनाटॉमी में दो तरीके की सेल इन्वॉल्व थी। एक सेल को मैंने नाम दे दिया है, ऊपर जो है इस सेल को मैं कह रहा हूं मेसोफिल सेल, और नीचे वाली सेल को मैं कह दे रहा हूं बंडल शीथ सेल। ऊपर वाली सेल मेसोफिल, नीचे वाली बंडल शीथ सेल, क्या रहेगी। अब ये दोनों जो सेल्स थी, ये दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं। अच्छा, जुड़ी हुई हैं, तो प्लांट सेल में इंटरसेलुलर जंक्शंस नहीं होते, वहां पे होते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। तो यहाँ पे इन दोनों सेल्स को जोड़ने के लिए क्या थे, प्लाज्मोडेस्माटास थे। तो ऊपर वाली सेल कौन सी थी भाई, मेसोफिल, और नीचे वाली बंडल शीथ। और इन दोनों के बीच में प्लाज्मोडेस्माटा। अब इन्होंने क्या किया, क्लोरोप्लास्ट भी अलग अलग तरीके के कर लिए। मतलब जो मेसोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, मतलब मेसोफिल सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, उन क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रेना प्रेजेंट है, और इनके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट हैं उनमें ग्रेना नहीं होते। इनके अंदर ग्रेना नहीं है, उनके अंदर ग्रेना है। और ऐसी एबिलिटी जिसमें दो तरीके के क्लोरोप्लास्ट एक ही प्लांट की सेल, एक ही प्लांट की लीफ में मिलते हो, इस चीज को कहते हैं क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म। मतलब दो तरीके के क्लोरोप्लास्ट एक ही प्लांट की लीफ में प्रेजेंट है, इसी चीज को क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म कह दिया जाता है। तो यहाँ पे जो ऊपर वाले थे, इन्हें मैंने कहा कि ये ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट है, और नीचे मैंने कह दिया ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट है। दो तरीके क्लोरोप्लास्ट हो गए, और इन दोनों टाइप के क्लोरोप्लास्ट को हम लोग नाम दे देते हैं क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म। इन्हीं दोनों तरीके के क्लोरोप्लास्ट एक ही प्लांट में मिलने की एबिलिटी को कह देते हैं क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म। तो C4 प्लांट है जो क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म शो करेंगे। अगर भविष्य में कोई क्वेश्चन आए तो आप उसे देख लीजिएगा। अब बात आती है कि ग्रेना क्यों इन्होंने एब्सेंट करे। अच्छा, मेसोफिल वाली के अंदर ग्रेना है, बंडल शीथ वाली के अंदर नहीं है ग्रेना, ऐसा क्यों किया गया। तो ऐसा इसलिए किया गया कि जो ग्रेना के अंदर लगे हुए थाइलेकॉइड्स होते हैं, उन्हीं थाइलेकॉइड के अंदर तो फोटो सिस्टम होते हैं, जिसमें फोटो सिस्टम सेकंड पहले था और फोटो सिस्टम 1 बाद में था। और जिसमें फोटो सिस्टम सेकंड था, वही फोटो सिस्टम सेकंड के पास तो वाटर स्प्लिट हो जाता था और ऑक्सीजन लिबरेट करता था।
आ रही मेरी बात समझ में? तो अगर ये आपका थाइलेकॉइड ही ना हो, मतलब ग्रेना ही ना हो, तो फोटो सिस्टम भी वहां पे नहीं होगा, और फोटो सिस्टम नहीं होगा तो कोई वाटर की स्प्लिटिंग नहीं होगी। अगर वाटर की स्प्लिटिंग नहीं होगी तो ऑक्सीजन इक्विलिब्रेट नहीं करेगा। इस वजह से इन्होंने अपने ग्रेना को डेवलप नहीं किया इसके अंदर। क्लियर हो रही है मेरी बात आपको? और इन्होंने एक काम और स्पेशल कर लिया यहाँ पे। वो काम ये स्पेशल करा कि अपनी जो वॉल थी उसे काफी थिक बना लिया या इम्परवियस बना लिया, और जो बंडल शीट सेल थी उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस को भी खत्म कर दिया। क्यों किया, इसका भी कारण समझ लीजिए। मैं कह रहा हूं कि इन्होंने काफी थिक वॉल डेवलप कर ली और इंटरसेलुलर स्पेस भी खत्म कर लिया। तो वो इसलिए किया थिक वॉल ताकि ये इम्परवियस बन जाए। क्या बन जाए? इम्परवियस। इम्परवियस का मतलब है कि यहां से कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप होके ना जा सके। इम्परवियस का मतलब होता है जो किसी चीज को पास ना कर पाए, बाहर से कोई अंदर ना एंटर करे, अंदर से कोई बाहर ना आ सके, उसी चीज को कहते हैं इम्परवियस। तो इम्परवियस इसलिए बनाया ताकि जो अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर आए वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एस्केप ना हो पाए। तो थिक वॉल और इंटरसेलुलर स्पेस भी नहीं होगा तो वो भी पास नहीं हो पाएगी, मतलब वहां से रिलीज नहीं हो पाएगी। तो CO2 भी यहां से एस्केप नहीं कर सकती क्योंकि इसकी इम्परवियस थिक वॉल है और इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। तो ये इन्होंने अपनी लीफ की एनाटॉमी डेवलप की। अब आते हैं साइकिल के ऊपर। ये सब तो अभी तक C4 प्लांट क्या होते हैं, क्यों बने, अब क्या करते हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो अगला जो पार्ट है वो है C4 साइकिल। वो है C4 साइकिल या हैच एंड स्लैग पाथवे। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, याद करिए आप C3 साइकिल। C3 साइकिल के अंदर प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन था? प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर C3 साइकिल में कौन था? RUBP, जो कि 5 कार्बन की शुगर थी। और ये RUBP CO2 के साथ में रिएक्ट करती थी, तो इस को कैटलाइज करने के लिए कौन सा एंजाइम था? रोबिस्को। और प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनते थे? 3 कार्बन का फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ऐसा ही था। तो अगर मैं इसी चीज का कंपैरिजन C4 साइकिल से करता हूं तो C4 साइकिल में क्या होगा? तो C4 साइकिल में ऐसा होगा कि यहाँ पे जो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर है वो 5 कार्बन का RUBP नहीं होगा, वो 3 कार्बन का फॉस्फिनॉल पाइरुवेट होगा। वो 3 कार्बन का फॉस्फिनॉल पाइरुवेट होगा जो कि एक 3 कार्बन का कंपाउंड है। और ये जब CO2 के साथ में रिएक्ट करेगा तो इसके लिए जो एंजाइम इस रिएक्शन को कैटलाइज करेगा वो हमारा पेप्केज होगा। वो एंजाइम क्या होगा? पेप्केज, या इसी को हम लोग कहते हैं फॉस्फिनॉल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज। फॉस्फिनॉल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज। और ये पेप्केज क्या करेगा? ये एक कार्बन, यहाँ पे 3 कार्बन, तो एक कंपाउंड बनाएगा जो कि 4 कार्बन का होगा, जिसे हम कहते हैं ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जिसे हम लोग नाम देते हैं ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। तो इन दोनों के बीच में जो पहला स्टेप है वो तो मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर दोनों में अलग अलग है, दोनों को कैटलाइज करने वाले एंजाइम अलग अलग हैं, दोनों में बनने वाले फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड भी अलग अलग हैं। तो 3 डिफरेंस अगर C3 C4 साइकिल के बीच में पूछा जाए तो आप यहीं से इसी रिएक्शन से लिख सकते हैं। अब आगे की बात सुनिएगा, यहाँ पे कैसे काम होगा। तो मैं फिर से 2 सेल्स बना रहा हूं, ऊपर वाली मीजोफिल और नीचे वाली बंडल शीट। इन दोनों सेल्स को मैं जोड़ दे रहा हूं प्लाज्मोडेस्माटा से।
वाली को मैं नाम दे रहा हूं मीजोफिल, और ये नीचे वाली हो गई बंडल शीट। तो शुरुआत ऐसे हुई, एनवायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड आया, एंटर हुआ, रिएक्ट हुआ किसके साथ, फॉस्फिनॉल पायरुवेट जो CO2 का एक्सेप्टर होगा, कैटालाइज किया पेप्टेज ने, फॉस्फिनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज ने, ये 3 कार्बन का कंपाउंड था, ये 1 कार्बन था कार्बन डाइऑक्साइड में, ये बन गया ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो कि एक 4 कार्बन का कंपाउंड है। अब ये क्या करता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड एक और स्टेबल कंपाउंड को बना लेता है। अब उस स्टेबल कंपाउंड को आपकी एनसीईआरटी कहती है C4 एसिड। अब वो C4 एसिड अगर आप थोड़ा और गहराई में जानेंगे कि वो C4 एसिड क्या है, तो वो C4 एसिड दोनों में से कोई भी हो सकता है, या तो वो 4 कार्बन का मैलिक एसिड हो सकता है, या वो 4 कार्बन का एस्पारेटिक एसिड हो सकता है। दोनों में से कोई भी एक, एनी वन ऑफ देम, वो C4 एसिड बन सकता है। और ये दोनों ही 4 कार्बन से बने हुए ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। अब यहाँ पे जो C4 एसिड बना, इस C4 एसिड को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, इस C4 एसिड को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है किसके अंदर, बंडल शीट सेल के अंदर। तो ये जो C4 एसिड अब बंडल शीट के अंदर आ गया। अब इस C4 एसिड में एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया जाएगा, और वो काम ये किया जाएगा, जो मैंने आपको बताया था कि इसकी जो वॉल थी वो काफी ज्यादा थिक थी और इम्परवियस थी। अब इसे क्यों बनाया गया था, तो वो रीजन आपको अब पता चल जाएगा विद इन 1 मिनट। तो ये जो C4 एसिड था, ये C4 एसिड डीकार्बोक्सिलेशन करेगा, ये डीकार्बोक्सिलेशन करेगा। अब डीकार्बोक्सिलेशन करेगा तो ऑब्वियसली बात है, नाम से पता चल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना। तो यहां से CO2 रिलीज हो जाएगी, यहां से CO2 रिलीज हो जाएगी। तो 4 कार्बन में से 1 कार्बन निकल जाएगा, और ये जो CO2 है ये एंटर कर जाएगी C3 साइकिल में। तो आप याद करिए, मैंने आपको बताया था कि C3 साइकिल यूनिवर्सल होती है। C3 साइकिल के अंदर जाने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड वही तीनों स्टेप करेगी जो पहले करती आई थी, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। ये तीनों के तीनों स्टेप्स होंगे इसके साथ में। अब मतलब बनाने को आप पूरी साइकिल बना सकते हो, यहाँ पे इनकी जरूरत नहीं है, आप बस C3 साइकिल बना लीजिए। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड थी ये तो C3 एसिड में आ गई। अच्छा, ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हो रही है ना, ये बाहर से ना निकल पाए, इसलिए इसने अपनी थिक वॉल रख ली थी। आगे मेरी बात समझ में, इन्होंने अपनी वॉल को थिक क्यों किया था, ताकि ये जो CO2 है यहाँ से भग ना जाए, एस्केप ना हो जाए, इसको यूज करा जाए। तो ये C3 साइकिल में एंटर कर गया। अभी बता रहे हैं उसके बारे में। तो यहां से जब 4 कार्बन में से 1 कार्बन निकल गया तो 3 कार्बन का एसिड बचा। अब इस 3 कार्बन के एसिड को जिस तरीके से, याद करिए, RUBP को रीजनरेट किया जाता था 5 कार्बन के साथ में, तो फॉस्फिनॉल पायरुवेट जो है PEP, ये 3 कार्बन का ही है, ये C3 3 कार्बन का है, वापस इसको रीजनरेट करने में चला जाएगा ये, ताकि साइकिल लगातार अनइंटरप्ट वे में चलती चली जाए। तो यहाँ पे जो C3 एसिड था बेटा, ये C3 एसिड वापस ट्रांसपोर्ट हुआ और इसने वापस क्या बना लिया, PP बना लिया, रीजनरेशन कर लिया। अच्छा, PP को बनाने के लिए, जैसे यहाँ पे इस रिएक्शन को कैटालाइज किया था किसने, पेप्टेज ने। एक और एंजाइम होता है जिस एंजाइम को हम लोग नाम देते हैं, जो रीजनरेशन में PP के रीजनरेशन को करवा रहा है, जिसको हम लोग नाम देते हैं PEP सिंथेटेज, जिसको हम नाम देते हैं PEP सिंथेटेज। और इस PEP सिंथेटेज में लगभग, मतलब ये जो रीजनरेशन करवाता है, इसमें 2 ATP का खर्च आ जाता है। जैसे वहां पे रीजनरेशन ऑफ RUBP में 1 ATP यूटिलाइज हो रही थी, यहाँ पे रीजनरेशन करवाने में 2 ATP का खर्च आ रहा है इस प्रोसेस के अंदर। क्लियर हो गई मेरी बात सभी को? अब यहाँ पे आ जाते हैं इसके टोटल एनर्जी कंजप्शन के ऊपर कि भाई एनर्जी क्या खर्च हो रही होगी। तो आप याद करिए C3 साइकिल को, आप याद करिए C3 साइकिल। मैंने आपको बताया था कि C3 साइकिल के अंदर क्या होता है,
एक CO2 के फिक्सेशन में 3 ATP और 2 NADPH खर्च हो जाते हैं, याद है? मतलब एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए इतना खर्च था। तो अगर मुझे एक ग्लूकोज को बनाना है तो मुझे 6 कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करना है, तो मैं मल्टीप्लाई सारी चीजों को 6 से कर दूंगा, तो यहाँ पे 18 ATP और 12 NADPH बन जाएंगे। ये तो C3 साइकिल की बात थी। तो हम अगर C4 साइकिल की बात करें कि C4 साइकिल में टोटल क्या खर्च आएगा, तो मैंने आपको बताया कि C4 साइकिल के अंदर C3 साइकिल भी हो रही है। मतलब ये जो C4 प्लांट है, ऐसा ना लिख के C4 साइकिल के अंदर C3 साइकिल को नहीं लिखेंगे, C4 प्लांट के अंदर C3 साइकिल भी चल रही है और C4 साइकिल भी चल रही है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं C3 साइकिल की, तो C3 साइकिल में जो खर्च है वो तो एज इट इज बना रहेगा। जो C3 साइकिल में एनर्जी कंजप्शन था वो तो एज इट इज रहेगा। मतलब कहने का ये है कि एक CO2 के लिए ये बराबर 3 ATP और 2 NADPH का खर्च करते रहेंगे। बस C4 साइकिल में एक जगह एक स्टेप पे एनर्जी खर्च होगी, वो है रीजनरेशन में। और वो रीजनरेशन में कितनी? केवल 2 ATP पर CO2 खर्च हो जाएगी, 2 ATP पर CO2 हो जाएगी। तो अगर मैं CO2 पर CO2 की बात करूं तो पर CO2 C4 प्लांट 5 ATP और 2 NADPH खर्च करेंगे नहीं करेंगे? और अगर मैं पूरे ग्लूकोज की बात कर लूं, पूरे एक ग्लूकोज की बात कर लूं, तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड होंगे। तो यहाँ पे टोटल कितनी? 30 ATP और 12 NADPH खर्च होंगे। तो देखो C4 प्लांट में 12 ATP का खर्च ज्यादा है, लेकिन कुछ ना करने से थोड़ी एनर्जी ज्यादा खर्च करके कुछ प्रोडक्टिव कर लो तो ज्यादा बेहतर है। मेरी बात समझ पा रहे हो? पहले कुछ भी नहीं हो रहा था, जीरो आउटपुट था, वेस्टफुल प्रोसेस था, फोटो रेस्पिरेशन था। अब इन्होंने केवल 12 ATP का एक्स्ट्रा यूटिलाइजेशन किया और प्रोडक्टिव कुछ करना शुरू कर दिया, और यही करते हैं C4 प्लांट। इधर देखिए, C4 पाथवे में लिखा हुआ है कि क्या है, ये ड्राई ट्रॉपिकल कंडीशन में अडेप्टेड प्लांट है, और इनके पास में C3 पाथवे मेन बायोसिंथेटिक पाथवे है। दूसरा, इनके पास में बड़ी सेल्स हैं जो वस्कुलर बंडल को सराउंड करती हैं, जिन्हें हम लोग बंडल शीथ सेल कहते हैं, और ऐसे एनाटॉमी को क्रेन्स एनाटॉमी कहते हैं। और ये जो बंडल शीथ सेल है, ये कई सेवरल लेयर वस्कुलर बंडल के चारों तरफ बना पाती हैं, और इनके पास में बेटा बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट हैं। कैसे? 2 तरह के क्लोरोप्लास्ट है ना, एक ग्रेनुल एक ग्रेनुल, तो 2 तरह के क्लोरोप्लास्ट इनके पास हो गए। तो इसे ऑब्वियस सी बात है, जिसके पास में क्लोरोप्लास्ट ज्यादा होगा, फोटोसिंथेटिक रेट भी उसका ज्यादा होगा, इनकी यील्ड ज्यादा होती है। मतलब अगर C3 और C4 प्लांट के कंपैरिजन करोगे ना, तो ज्यादा प्रोडक्टिविटी, ज्यादा यील्ड कौन देगा? C4 प्लांट। याद रखना इस बात को। तो इनके पास में लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट थे, थिक वॉल थी जो इम्परवियस थी किस चीज के लिए? गैस एक्सचेंज के लिए, और इनके बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं था। अब इसमें हेटेनस्लेक पाथवे में बताया हुआ है कि प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर क्या है बेटा? फॉस्फेनॉल पाइरुवेट है, और इसमें 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है जो मेसोफिल सेल में होता है। एक बात और याद रखना जो मैंने वहां पे नहीं बताई, वो बात मैंने ये नहीं बताई कि इस ऊपर वाली सेल में पैपकेज प्रेजेंट है, रूबिस्को एब्सेंट है, और नीचे वाली में उल्टा है इसका, इसमें पैपकेज एब्सेंट है लेकिन रूबिस्को प्रेजेंट है। तो जो भी C3 साइकिल कर पाएगा वो यहीं पे हो सकती है, क्योंकि रूबिस्को जहां पे होगा वहीं C3 है, और C4 साइकिल ऊपर हो सकती है क्योंकि पैपकेज ऊपर है। क्लियर है मेरी बात सभी को? अब ये तो रही बात इसकी। अब अगली बात यहाँ पे बताया हुआ है कि मेसोफिल सेल के पास में रूबिस्को एंजाइम नहीं होता, पैपकेज उसके अंदर प्रेजेंट है, और एक C4 एसिड बनता है जिसे ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कहते हैं, जो मेसोफिल सेल में बना, और ये अदर 4 कार्बन एसिड बनाता है, जैसे मैलिक या एस्पेरेटिक एसिड, और उनको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा किसके अंदर? बंडल शीथ सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। तो नेक्स्ट बात यहाँ पे की हुई है क्या कि बंडल शीथ सेल में C4 एसिड को ब्रेक डाउन करके CO2 रिलीज करवाया जाएगा,
और एक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल रिलीज होगा। तो जो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होगा वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा वापस किसमें, मेसोफिल सेल में, और उसको वापस किसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा, फॉस्फेनॉल पायरुवेट के अंदर। और जो CO2 था वो कहां पे एंटर कर जाएगा, C3 साइकिल में। और बंडल शीट सेल किसमें रिच था, रुबिस्को में, लेकिन उसके पास क्या नहीं था, पेप्टेज। तो ये C3 पाथवे कॉमन पाथवे होगा C3 और C4 प्लांट के बीच में। और उसके अलावा इन्होंने स्पेशलाइजेशन बताई है C4 प्लांट्स की, कि इनके पास स्पेशल लीफ एनाटॉमी है, हाई टेम्परेचर टॉलरेट कर सकते हैं, हाई लाइट इंटेंसिटी को टॉलरेट कर सकते हैं, फोटो रेस्पिरेशन इनके अंदर नहीं होगा और इनकी ज्यादा प्रोडक्टिव और बायोमास प्रोड्यूस कर पाएंगे। उसके अलावा ये फोटो रेस्पिरेशन की बात इन्होंने बताई हुई है। फोटो रेस्पिरेशन में क्या बताया हुआ है कि आरयूबीपी CO2 के साथ कंबाइन करता था तो ये बनाता था। एक्टिव साइट जो रुबिस्को की है वो दोनों से बाइंड कर सकती है, CO2 से और O2 से, इसी वजह से उसका नाम कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज पड़ा। लेकिन रुबिस्को की ज्यादा एफिनिटी किसके लिए है, CO2 के लिए देन O2। ये बाइंडिंग क्या है, कॉम्पिटिटिव है। तो रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में डिटरमाइन करेगा कि किसके साथ जाके वो एंजाइम बाइंड करे। तो अगली बात यहाँ पे बताई हुई है कि C3 प्लांट में ऑक्सीजन बाइंड कर जाए अगर रुबिस्को से तो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन डिक्रीज हो जाता है, और आरयूबीपी बाइंड कर जाए ऑक्सीजन के साथ में तो वहां पे एक मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लिसरेट और एक मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लाइकोलेट बन जाता है, 2PG और 3PGA, 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं फोटो रेस्पिरेशन में। और इसी पाथवे को हम लोग क्या कहते हैं, फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। और इसमें कोई सिंथेसिस शुगर की नहीं होती, ATP NADPH कुछ भी यहाँ पे नहीं बनेगा, उल्टा खर्च हो जाएगा। और फोटो रेस्पिरेशन क्या है, एक वेस्टफुल प्रोसेस है, और इसकी वजह से जो बची हुई CO2 थी वो भी स्केप हो जाती है प्लांट से। ठीक है, फिर इन्होंने बताया कि C4 प्लांट के अंदर फोटो रेस्पिरेशन होता ही नहीं, क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन ये खुद से इंक्रीज कर लेते हैं। कैसे कर लिया था अभी मैंने आपको दिखाया। फिर ये आपका C4 एसिड बनाता है मेसोफिल सेल में, उसको वापस बंडल शीट सेल में भेज दिया, उसके बाद में CO2 रिलीज हो जाएगी, रुबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन बढ़ने के कारण ऑक्सीजन एक्टिविटी नहीं करेगा और फिर C3 साइकिल पूरी हो जाएगी। तो ड्यू टू लैक ऑफ फोटो रेस्पिरेशन प्रोडक्टिव एंड एज ऑफ आर बेटर इन C4 प्लांट। और एडिशन ये प्लांट ज्यादा टॉलरेंस शो करते हैं किसके लिए, हायर टेम्परेचर के लिए। अब एक कंपैरिजन यहाँ पे दिखाया हुआ है C3 और C4 प्लांट के बीच में। तो 3 डिफरेंस तो मैंने आपको वहीं पे बता दिए थे। क्या बताए थे, C3 प्लांट के अंदर पहला स्टेबल कंपाउंड क्या था, 3 कार्बन का, क्या था वो, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और C4 साइकिल में पहला स्टेबल कंपाउंड क्या था, 4 कार्बन का ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। C3 साइकिल के अंदर प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन था, रुबिस्को। और C4 प्लांट में प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर क्या था, PP, फॉस्फेनॉल पायरुवेट। वहां पे कैटालाइज करने के लिए रिएक्शन को कौन था, रुबिस्को। इनके पास क्या होगा, पेप्टेज या PP कार्बोक्सिलेज। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस C3 प्लांट में केवल एक सेल में होगा, मेसोफिल सेल। यहाँ पे दोनों सेल इन्वॉल्व होंगे, कौन कौन सी, मेसोफिल और बंडल शीट सेल। क्लियर है मेरी बात सभी को। उसके अलावा यहाँ पे ये CO2 इनरिचमेंट खुद से कर सकते हैं, लेकिन ये CO2 इनरिचमेंट नहीं, ये वाले कर पाएंगे, ये वाले नहीं करेंगे। उसके अलावा इनके अंदर फोटो रेस्पिरेशन होगा, इनके अंदर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा। मेरी बात आपको क्लियर हो रही है, पक्का क्लियर हो रही है। उसके अलावा ये लो हाई टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर सकते, ये टॉलरेट कर सकते हैं हाई टेम्परेचर्स को। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला लिखा हुआ है फोटोसिंथेसिस, यहाँ पे केवल मेसोफिल सेल में होगा, वहां पे मेसोफिल और बंडल शीट सेल में होगा। इनके अंदर करेंज एनाटॉमी होगी, इनके अंदर सॉरी नहीं होगी, इनके अंदर प्रेजेंट होगी। उसके अलावा यहाँ पे प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर आरयूबीपी है, यहाँ पे PEP है। इसके अलावा यहाँ पे पहला स्टेबल कंपाउंड 3PGA बना, यहाँ पे पहला स्टेबल कंपाउंड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बना। यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट केवल एक टाइप का था, वो भी ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पे 2 टाइप के क्लोरोप्लास्ट थे, ग्रेनल और एग्रेनल, और इसीलिए हमने कहा था कि इनके पास में क्लोरोप्लास्ट डायमॉर्फिज्म इनके पास में नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इनके पास क्लोरोप्लास्ट डायमॉर्फिक है, ग्रेनल इन मेसोफिल, एग्रेनल इन बंडल शीट। फोटो रेस्पिरेटरी लॉस इनके अंदर हाई है, इनके अंदर फोटो रेस्पिरेटरी लॉस नेग्लिजिबल है। और इनका जो हाई CO2 कंपनसेशन पॉइंट है, मतलब कितनी CO2 इसको फोटोसिंथेसिस करने के लिए चाहिए, वो 25 से 100 ml CO2 इनको चाहिए होती है। और इनका जो CO2 कंपनसेशन पॉइंट है उनके मुकाबले वो कम है। क्यों, क्योंकि ये खुद से इंटरनल CO2 इनरिचमेंट कर सकते हैं, तो इन्हें ज्यादा बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड लेने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके अलावा इनका ऑप्टिमम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, जिसपे ये काम कर पाएंगे। इनका ऑप्टिमम टेम्परेचर 35 से 45 डिग्री, मतलब हाई टेम्परेचर पे भी एफिशिएंटली वर्क कर सकते हैं। उसके अलावा इनकी फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी कम होती है। इनकी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी ज्यादा एफिशिएंट होती है, ज्यादा होती है। 4 उनके एग्जांपल है, राइस, व्हीट, मेज, पोटैटो, ये सारे के सारे
C3 प्लांट है और ये चारों के चारों C4 प्लांट है। अब आपको क्या करना है,